नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और वो है प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी फॉर सिविल सर्विसेज एंड जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। So this is most important as a student, as an aspirant who is willing and preparing to get into civil services or judicial services, how they should prepare and plan their strategy. तो हमारा आज का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो आप सबके लिए है कि आप जो सिविल सेवा या न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी योजना, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, हमारे छात्र छात्राएं, उनके माता पिता आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ख़ास तौर से जब क्लासेस रेगुलर हो रही थी ऑफलाइन मीडियम में और ये कोरोना पैंडेमिक का असर नहीं था तो ऑफिस में क्लास के पहले और क्लास के बाद पर डे मुझसे बहुत सारे अभिभावक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय अभ्यर्थी मुझसे पूछते थे कि सर हमारी क्या रणनीति हो, हम कैसे योजना बनाएं, हम क्या तैयारी करें, कैसे करें, कितना समय लगेगा। सर हमारे ये हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स रहे हैं, हमारी ये डिसिप्लिन फील्ड ऑफ स्टडी रही है, क्या हम इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो उनके मन में बहुत सारे कौतूहल, शंकाएं, सवाल हुआ करते थे, उनकी अपनी जिज्ञासाएं थी। सो दे हैड मेनी क्वेश्चंस, डाउट्स, एप्रीहेंशंस इन देयर माइंड। कुछ ये सोचते थे कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। कुछ एक समझते थे या समझते हैं कि सिविल सर्विसेज में तो बहुत आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्रिलियंट, वेरी जीनियस, only such students qualify. It is not the game of average students. तो ऐसा नहीं है। In the last more than 23 years of my personal experience, I can say that I have seen many excellent, outstanding students, very genius, high performers, good rankers in their academic life, in their schools, college and universities. They had scored exceedingly well. And even those who are IITians and IIMs, but they somehow fail to qualify even prelims examination. And I have also seen many students who were largely understood to be the dark horse or below average students who did not fare well in their high school, intermediate board exams, graduation and post graduation. They just passed it out and they were not very good students in their formal schoolings. While they were doing their graduation, post graduation, they were below average, somehow managed to pass their exams and they became IAS and PCS officers. ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं मेरे सामने, जिनमें मैंने ये देखा जो बहुत ही अच्छे हमारे बच्चे, विद्यार्थी पढ़ने लिखने में जिन्होंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप रैंकर्स रहे अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, जिस भी फील्ड में उन्होंने पढ़ाई की, उनको हमेशा एक बड़ा जीनियस, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना गया और रहा भी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। लेकिन वो प्रारंभिक परीक्षा नहीं कर पाए।
और जिन्हें बड़ा औसत समझा गया, ये माना गया कि भाई इनके तो बस का कुछ है नहीं, और हाई स्कूल बोर्ड जैसे तैसे पास हुए, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी बस ईश्वर की दया कृपा से निकल ही गया, वरना इन्होंने तो अपनी ओर से कोई कसर खुद फेल रखने में कोई छोड़ी न थी, और वो IAS PCS हो गए। तो ऐसा कैसे है? ऐसा इसलिए है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने एकेडमिक लाइफ में, स्कूलिंग्स में, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, जिस भी फील्ड में अब तक आपने पढ़ाई की है, आप हाई स्कोरर रहे हैं, वेरी गुड टॉप रैंक कर रहे हैं, आप हमेशा 80%, 90% एंड एबव स्कोर करते रहे हैं, और केवल इस वजह से ही ये मान लिया जाए कि आप IAS PCS भी क्वालिफाई कर जाएंगे। और कोई दूसरा स्टूडेंट जो बस किसी तरीके से हाई स्कूल इंटर पास हुआ और बस किसी तरीके से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके किसी तरीके से निकल गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कभी कभी IAS PCS बन ही नहीं सकता। वजह क्या है कि हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, वहाँ का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, वहाँ का जो सिलेबस है, वहाँ का जो एग्ज़ाम का तौर तरीका है, जो पढ़ाने लिखाने का तरीका है, उसमें जो पूछा जाता है, जो पढ़ाया जाता है, और जो हमारा सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो इसका सिलेबस है, जो इसका क्वेश्चन आंसर मेथडोलॉजी है, जो यहाँ का तरीका है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अगर हम अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, टॉप रैंक कर रहे हैं, तो भी, और अगर हम अपने स्कूल कॉलेज में बस किसी तरीके से पास होते रहे हैं, तो भी, हमें अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करनी है तो शून्य से शिखर तक की यात्रा पर जाना है। वी हैव टू बिगिन फ्रॉम जीरो टू रीच अप टू जेनिथ। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। क्योंकि अगर हम जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़े हैं और जो हमारे कमीशन के एग्जाम में पूछा जा रहा है, उनके सिलेबस में, उनके क्वेश्चन आंसर के तरीके में, उनके आंसर राइटिंग के तरीके में कोई तादाद में कोई मेलजोल है ही नहीं, तो जब जागो तभी सवेरा। अगर हम अब तक पढ़ाई लिखाई में ठीक नहीं रहे, लेकिन आज हमने संकल्प लिया, आज हमने प्रण लिया, आज हमने ये व्रत ठाना कि नहीं, अब हम मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से कोशिश करेंगे, और 1 साल 1.5 साल हमने जमकर मेहनत की, तो हम IAS PCS एग्ज़ाम 101% क्वालिफाई कर सकते हैं, चाहे हमने अब तक पढ़ाई लिखाई में जैसा भी परफॉर्म किया, जैसा भी हमारा रिजल्ट रहा। और अगर हमने बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई में अब तक किया, लेकिन अपनी योजना, रणनीति, मेहनत में कहीं अब कमी रह गई किसी भी वजह से, तो हम IAS PCS कतई कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने तैयारी के लिए एक समय सीमा, एक टाइम फ्रेम निर्धारित करना चाहिए, और उस समय को हमें बांटना चाहिए टाइम एज एन इनपुट, टाइम एज एन आउटपुट, टाइम एज एन इंटरवल एंड टाइम एज अ कॉन्टिन्यूअम। समय आगत के रूप में, समय निर्गत के रूप में, समय अंतराल के रूप में, और समय सततता के रूप में। यानी हमें अपनी तैयारी में कुल कितना समय लगेगा, कितना समय हमें देने की जरूरत है, हाउ मच टाइम डू आई नीड टू इन्वेस्ट इन माई प्रिपरेशन, दैट टोटल अमाउंट ऑफ टाइम, वो पूरा समय जो हम तैयारी में लगाएंगे, दैट इज इनपुट, आगत। और कब हमने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली, whenever we are able to complete the preparation and now qualified the exam, output। मिसाल के तौर पर हमने अपनी परीक्षा के लिए लक्ष्य चुना कि हमें IAS PCS 2021 में क्वालिफाई करना है।
अगर हम ये मान के चलते हैं कि आमतौर पर सामान्य दिनों में मई जून के महीने में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, तो हमें कम से कम 1 साल पहले मई जून 2020 से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मई जून 2020 से मई जून 2021 कितना समय लगा? 1 वर्ष। तो ये क्या हो गया? हमें कितना समय देना है? इनपुट 1 ईयर। लेकिन फाइनली हम 2021 की जगह 2022 में 2023 में क्वालिफाई कर पाए। तो टाइम तो हमने सोचा था 1 वर्ष लगेगा, लेकिन 2 से 3 वर्ष लग गया। तो जो एक्चुअल टाइम हम क्वालिफाई करने में लगाए वो टाइम हमारा हो गया आउटपुट। टाइम एज एन इंटरवल कि प्रीलिम्स के बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू, सो देयर इज अ गैप बिटवीन 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, and that gap between 2 important events is time as an interval। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इन कार्यक्रमों के बीच में कुछ अंतराल होता है। तो वो अंतराल जो है समय के रूप में, उसका प्रबंधन कैसे करना है। और फिर दरअसल समय को तो हम और आप अपने समय और सुविधा के अनुसार बांटते हैं। समय तो निरंतर है, काल तो अखंड है, प्रवाह है उसका, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते। काल की कोई समय सीमा नहीं होती, वो निरंतर, इट इज अ कॉन्टिन्यूअम। तो दरअसल आपको अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो पहली चीज करनी है प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के तहत, कि हमें एक डेफिनेट टाइम फ्रेम लेकर चलना है। आपकी तैयारी अनंत काल तक, अनंत समय सीमा तक नहीं हो सकती। यू कैनॉट प्रिपेयर टिल इंफिनिटी, नाइदर इट इज रिक्वायर्ड नॉर फीजिबल। तो आप तय करें कि मेरी एज इस समय इतने साल है, मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, या मैं सर्विस में, जॉब में, या मैं एक घरेलू महिला हूँ, गृहिणी हूँ, मेरे परिवार के दायित्व हैं, मेरी ये जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे सास ससुर हैं, मेरा घर परिवार है। तो मुझे 1 वर्ष 2 वर्ष इससे ज़्यादा समय नहीं देना है अपनी तैयारी में, और मुझे हर हाल में इसमें क्वालिफाई करना है। तो अपना टाइम एज एन इनपुट तय करें। और फिर आप एक स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाकर चलें कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अपने एग्ज़ाम को टुकड़ों में बांट कर नहीं, होलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है। प्री मेन इंटरव्यू केवल इसके स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं। आपको प्री क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मेन क्वालिफाई नहीं करना है, आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आपकी तैयारी होलिस्टिक होनी चाहिए, पीस मील फैशन में बटी हुई, टुकड़ों में कटी हुई नहीं होनी चाहिए। तीसरी गलती कि आपको पहले प्रीलिम्स और जब वो क्वालिफाई कर लेंगे तब मेन, जब मेन क्वालिफाई कर लेंगे तब इंटरव्यू। अभी से क्यों मेन की तैयारी करें, अभी से क्या फ़ायदा मेन एग्ज़ाम पढ़ने से? नहीं, ये अप्रोच ठीक नहीं, ये स्ट्रेटेजी ठीक नहीं। बल्कि आपको पहले ही मुख्य परीक्षा को आधार बनाकर अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है। तभी जब आप मेन एग्ज़ाम को अपना बेसिस बनाएंगे, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपका एनालिटिकल एबिलिटी बेहतर होगा। और मेन एग्ज़ाम अगर आपका अच्छे से तैयार है तो प्रीलिम्स अपने आप बहुत आसानी से निकल जाएगा। और इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती, कोई स्ट्रेटेजी और कोई प्लानिंग नहीं होती। जिस दिन से आपने होश संभाला है और जिस दिन तक आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, सोशलाइजेशन, फैमिली, फ्रेंड्स, जो कुछ अच्छा बुरा अनुभव है, वो सब आपके एक मेंटल मेकअप, आपकी पर्सनैलिटी को शेप देता है, एक आकार देता है। और वही आपके व्यक्तित्व का परीक्षण इंटरव्यू बोर्ड के लोग करते हैं। और वो बड़े रीजनेबल, एक्सपीरियंस्ड, तजुर्बेकार लोग हैं अपनी अपनी फील्ड के। उनको अगर आप ये सोचें कि कुछ हल्की फुल्की बातों से आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं। दे आर वेरी सीजन्ड, वेरी रीजनेबल, वेरी एक्सपीरियंस्ड पीपल ऑफ देयर different walks of life, and they will extract what they want from you. So be honest. तो आपकी तैयारी, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका सोशल, इकोनॉमिक, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन सी रही हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है। यदि मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मैंने
ग्रामीण विद्यालय में, ग्रामीण परिवेश में, कमज़ोर आर्थिक परिस्थिति में रह करके अध्ययन किया, आप मेरी तुलना में बेहतर स्थिति में हैं, कोई तीसरा आपसे बेहतर स्थिति में है, कोई चौथा एक बड़े व्यापारी, कारोबारी, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट, उनके घर परिवार से संबंधित हैं। तो इस परीक्षा में आपको साधारण परिवार, किसान, ग्रामीण परिवेश, मिडिल क्लास, साधारण कारोबारी, बिजनेसमैन से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, टॉप ब्यूरोक्रेट्स, सारे फैमिलीज के लोग मिलेंगे। सबकी बैकग्राउंड अलग अलग होगी। कोई आईआईटी से होगा, कोई आईआईएम से होगा, कोई साधारण विद्यालयों में पढ़ा होगा, किसी की स्कूलिंग, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में, आर्ट्स में, किसी की ह्यूमैनिटीज़ में, किसी की साइंस में, किसी की मैनेजमेंट में, किसी की लॉ में, और इसलिए ये एक बड़ा हेटेरोजेनस एग्जाम होगा जिसमें कम से कम 1 साल का वक्त आपको लगेगा। सो इट इज़ मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन। देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो क्रैश कोर्स, देयर इज़ नो कैप्सूल कोर्स। और इसलिए हर वो स्टूडेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए सोचता है और फिर तैयारी करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, हर वो स्टूडेंट बिना मेहनत के, बिना ईमानदारी से कोशिश किए उस जगह तक, उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। और आप सिर्फ सिविल सर्विसेज के लिए इसे मत सोचिए। आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप सेलिब्रिटी हो, फिल्म स्टार हो, पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, खेती किसानी करने वाले हो, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता रातों रात बैठे बिठाए बिना परिश्रम, प्रयास और पुरुषार्थ के नहीं मिलती। आप जिस भी क्षेत्र के अपने शिखर पुरुषों को देखेंगे, उन्होंने कड़े संघर्ष, परिश्रम और पुरुषार्थ से वो सफलता प्राप्त की है। लेकिन आपको उनकी सफलता और वर्तमान स्थिति की चमक दमक दिख रही है, उसके पीछे का स्याह संघर्ष नहीं दिख रहा है। आपको भी अगर सफलता पानी है तो संघर्ष, परिश्रम और प्रयास से आपको आगे बढ़ना होगा। कुछ चीजें जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, और वो ये कि ये संकल्प, ये भावना कि आप तैयारी करेंगे। दूसरा, आपकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यदि आप मेहनत और ईमानदारी से कोशिश करते हैं तो आप 101%, 100% ISPCS हो सकते हैं। पिछले कई वर्षों में आप देखिए, बहुत साधारण परिवारों से, ग्रामीण पृष्ठभूमि से, खेती किसानी मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चों ने सिविल सेवा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल की। 2020 का जो अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी आप देखिए ज़्यादातर बच्चे एक सामान्य परिवार के हैं, जिनकी सामान्य स्कूलिंग रही है। तो आप भी इस वजह से घबरा करके परीक्षा की तैयारी या इरादा छोड़ दें कि भाई इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, या मैं पढ़ने में बड़ा एक्सीलेंट नहीं रहा हूं, मैं बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, तो ये सही सोच नहीं। आपको कुछ बुनियादी बातें इसके अलावा ध्यान रखनी है। दुनिया के जितने सारे एग्जाम्स हैं जो बड़े मुश्किल हमारे देश में माने जाते हैं, जैसे IIT JEE एडवांस है, जैसे CPMT PMT का एग्ज़ाम है, मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियरिंग, कैट वगैरह, क्लैट वगैरह, अपने अपने फील्ड के तमाम एग्ज़ाम्स, उसकी तैयारी करने के लिए आपको अपने परिवेश, अपने वातावरण से काट कर अपने को तैयारी करनी होती है। अगर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ तो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बस, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं। अगर मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके अलावा मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने आप को सारी दुनिया से काट कर बाकी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको सारी दुनिया से जोड़कर अपनी तैयारी करनी। आपको सिर्फ हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स, केवल ये नहीं पढ़ना है, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के निर्णय, हमारी संसद और विधानसभा में पारित कानून, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, इन्वेंशन, साइंटिफिक खोज, कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम जो कहीं भी हो रहा है, सिविल सर्विसेज में हमें
उसके बारे में भी जानना है। तो हमें अपने आप को कमरे में चारों ओर अपनी दुनिया से अपने को काट करके सिविल सेवा की तैयारी नहीं करनी है, बल्कि हमें अपने आप को दुनिया के सरोकारों से जोड़ करके सिविल सेवा की तैयारी करनी है। और इसलिए जहां से ज्ञान मिले उस ज्ञान को आपको एक दिशा में प्राप्त करके ले जाना है। तो नियमित तौर पर आप अपनी पसंद के अनुसार जिस भी भाषा के आप हैं, हिंदी, इंग्लिश मीडियम जो भी आपका है, या अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस में हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, वो जो भी आपकी लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें आप अपना एक अखबार नियमित ज़रूर पढ़ें। कोशिश करके बेहतर होगा कोई नेशनल डेली पढ़ें। हमारे जो रीजनल लैंग्वेजेस में अखबार निकलते हैं वो केवल रीजनल सेंट्रिक होते हैं, क्योंकि एक स्थानीय क्षेत्रीय जनता के ही सर्कुलेशन तक उनकी पहुंच होती है, तो वो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को बहुत कम या बेहतर तरीके से कवर नहीं करते हैं। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे अखबार चुनें जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स को बेहतर कवर करते हों। जैसे कि अगर आप इंग्लिश की बात करेंगे तो द ट्रिब्यून, द स्टेट्समैन, द हिंदू, या अगर हिंदी माध्यम के हैं तो उसमें दैनिक जागरण, जनसत्ता, अमर उजाला, हिंदुस्तान। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि RS टीवी जो हमारे भारत सरकार का, प्रसार भारती का राज्यसभा के अंतर्गत चलने वाला टीवी चैनल है, राज्यसभा टीवी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इश्यूज और डिबेट्स आते हैं। ख़ासतौर से हर दिन शाम को 8 से 10 एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम अलग अलग नाम से, द वर्ल्ड दिस वीक, करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मामलों पर, वो बहुत ही सीजन्ड डिबेट करते हैं, जिसमें अपने अपने फील्ड के, वो जिस टॉपिक पर डिबेट होती है उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। और वो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बीच में कोई कन्फ्रंटेशन और बिला वजह का आर्गूमेंट नहीं होता है, वो डिबेट किसी कंक्लूजन तक पहुंचती है। तो RS टीवी ज़रूर देखें। कुछ एक करंट अफेयर्स से जुड़ी न्यूज़ मैगजीन्स पढ़ें। वो कोई मैगजीन हो सकती है, आउटलुक है, इंडिया टुडे है, प्रेफरेबली द फ्रंट लाइन है, या इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है। यानी कि अब आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है। EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, फ्रंट लाइन, और एनी न्यूज़ मैगजीन, हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप पसंद करें। न्यूज़पेपर के अलावा कोई एक कंपटीशन की मैगजीन जो भी आपको पसंद हो, हिंदी इंग्लिश किसी में भी। प्रतियोगिता दर्पण है, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है, सिविल सर्विसेज टाइम्स है, सिविल सर्विसेज टुडे है, कोई भी, बहुत सारी मैगजीन्स बाजार में, वो आप देख सकते हैं। इनसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आपको सिविल सर्विसेज के लिए पढ़नी चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी रिपोर्ट्स जो आपको सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है जो हर साल बजट के पहले आता है, और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी मीडियम हो आप लिख पढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। इसी तरीके से हर साल हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस भारत सरकार का है, वो भी एक पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे, भारतीय उद्यम सर्वेक्षण, उसको प्रकाशित करता है। इसी तरीके से हमारा नीति कमीशन है, जैसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था, तो नीति कमीशन अपनी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, स्ट्रेटेजी है, विजन है, प्लान, पॉलिसीज और प्रोग्राम, नीति कमीशन के रिपोर्ट्स पढ़ें।
कुछ बेसिक बुक्स हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, और वो बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी की क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। और ये किताबें भी एनसीईआरटी की क्लास 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध हैं। आप जिस भी मीडियम के हों आप ले सकते हैं। और इसमें खास तौर से आपको कौन सी किताबें एनसीईआरटी में क्लास 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की पढ़नी है? इसमें आपको पढ़नी है सोशल साइंसेस से जुड़ी, सामाजिक विज्ञान, यानी हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, सिविक्स। यहां पर सिविक्स कहेंगे छोटे क्लास में, जिसको आगे आप पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, वो छोटे क्लासेस में सिविक्स, नागरिक शास्त्र। इस तरह से द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, समसामयिक विश्व, द कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से जुड़ा हुआ सेक्शन पढ़ें, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से जुड़ा है। इस तरह से ये जब आपका एक फर्स्ट रीडिंग हो जाएगी तो आपने समझ लीजिए अपना फाउंडेशन, अपना बेस वर्क तैयार कर लिया। ये आपकी आधारशिला है। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया तब उस पर सुपरास्ट्रक्चर, अब एक बड़ी और मजबूत इमारत खड़ी करनी है तो बुनियाद होनी चाहिए। ये बुनियाद है आपके तैयारी की। आपने इन अखबारों के साथ साथ हिंदी इंग्लिश जो भी आपका न्यूज़पेपर मीडियम है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट, पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे, नीति कमीशन, ये मैगजीन्स और एनसीईआरटी, जिस दिन आपने कर लिया 50% ऑफ योर वर्क इज डन। आधा काम आपका हो गया। अब आधे से ज्यादा जो काम करना है, कुछ एडवांस स्टडी फिर करनी होगी। इससे आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, सब्जेक्ट की बेसिक बुनियादी समझ आपको आ चुकी होगी। अब आप धीरे धीरे अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, सिविल सर्विसेज एग्जाम की तरफ। तो अगर आपने 1 साल का समय लेकर के शुरुआत में योजना बनाई थी कि अगर मुझे 2021 में सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो मैंने अगर अपनी तैयारी शुरू की तो ये काम मुझे करने में 4 to 5 मंथ्स, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। व्यवहारिक तौर पर 4 से 5 महीने में हमारा इतना काम हो जाना चाहिए। इसकी आदत हमें डालनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक बार आपने पढ़कर समझ लिया, लेकिन आपको जो डेली न्यूज़पेपर है और जो मैगजीन्स हैं, ये आपको डेली और मंथली बेसिस पर रिवाइज करनी है, पढ़नी है। न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना है, मंथली मैगजीन आप क्वार्टरली ले सकते हैं, पाक्षिक होती है या फिर साप्ताहिक होती है या मासिक होती है। सो आइदर यू विल गेट वीकली और यू विल गेट क्वार्टरली और यू विल गेट मंथली। तो उस हिसाब से आपको पढ़ते रहना है, पढ़ने की आदत डालनी है। अब जब पढ़ने की आदत आपकी पड़ गई तो अब सेकंड स्टेज में जब आप 5 मंथ्स एंड अबव जाएंगे तो लिखने की आदत अब शुरू करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस आफ्टर 4 to 5 मंथ्स। जिस दिन से तैयारी शुरू किए हैं उसी दिन से लिखने की शुरुआत अगर कर देंगे तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं है, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है नहीं, तो आप सिविल सर्विसेज का अगर अनसॉल्व पेपर पिछले 3-4 सालों का निकाल कर आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे क्या? क्योंकि पहले तो आप उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको उसको जो 3 या 4 सेंटेंसेस में क्वेश्चन दिया गया है उसको 1, 2, 3, 4 उसमें फ्रेमवर्क को सेगमेंट में टुकड़ों में बांटेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या पूछा गया है। इतना समझ पैदा करने के लिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका ये बेसिक होमवर्क पूरा होना चाहिए। उसके बाद आप पिछले 4-5 सालों के क्वेश्चन आंसर्स निकाल के अब राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। और यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी एक्सपर्ट गाइडेंस की। वो एक्सपर्ट गाइडेंस आपके घर परिवार का कोई मेंबर हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, या आप ऑनलाइन ऑफलाइन जैसी भी कहीं पर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की मदद ले सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि जो भी एक्सपर्ट गाइडेंस आपको दे रहे हैं वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम पैटर्न से वाकिफ़ हों, वो
सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में होने वाले बदलावों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो अभी भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन पैटर्न के टच में। अगर मैं आईएएस हो गया 15 साल पहले, इसका मतलब मैं आज सिविल सर्विसेज में अपने बच्चों को या किसी को गाइडेंस दे सकता हूँ, ये ज़रूरी नहीं। तभी दे पाऊँगा भले ही एक आईएएस के रूप में मेरा तजुर्बा है, एक पीसीएस के रूप में, एक ऑफिसर के रूप में मैंने काम किया है, लेकिन एग्जामिनेशन के पैटर्न के टच से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। एग्जामिनेशन पैटर्न में क्या बदलाव आए मुझे पता नहीं, इस समय क्या एग्जामिनेशन पैटर्न का ट्रेंड है, और जो एकेडमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं हर सब्जेक्ट में, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, अगर मैं उनके लगातार संपर्क में नहीं हूँ तो बजाय इसके, बावजूद इसके, डिस्पाइट दिस फैक्ट दैट आई एम अ सीनियर आईएएस ऑफिसर, आई विल नॉट बी एबल टू गाइड यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने ये काम कर लिया और राइटिंग प्रैक्टिस शुरू की, तो जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर है हमारी एकेडमिक स्कूलिंग्स और फॉर्मल स्कूलिंग्स और कंपटीशन के लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी में, वो ये है कि जब हम अपने स्कूल कॉलेजेस में रहते हैं तो हमको ये मालूम होता है कि जितना ज़्यादा हम लिखेंगे, जितना पन्ने भरेंगे, जितनी हमारी कॉपीज़ लगेंगी, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, हमें उतना नंबर मिलेगा। और उसके लिए हम बिला वजह अनावश्यक अपने प्रश्न का उत्तर लिखते समय उसका विस्तार करते हैं। वी एक्सप्लेन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, और अपनी कॉपीज़ को आधा ऊपर से मोड़ देंगे, आधा नीचे से मोड़ देंगे, फिर मार्जिन छोड़ देंगे और बहुत कम में लिखेंगे। यहाँ ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो भी कुछ लिखना है उसके लिए एक वर्ड लिमिट है, शब्द सीमा है, और उसके लिए एक टाइम लिमिट है, समय सीमा है। तो जो कुछ भी आपको लिखना है वो एक निर्धारित टाइम और वर्ड लिमिट में लिखना है, शब्द और समय सीमा में लिखना है। इसलिए लिखने की कला का आपको अभ्यास करना होगा, लिखने की कला का आपको विकास करना होगा। यू विल हैव टू डेवलप द आर्ट एंड स्किल ऑफ राइटिंग, हाउ टू प्रेजेंट योर, हाउ टू राइट योर आंसर, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज in the shortest possible words in the given possible time, and that too with value addition, adding brownie points to your answers so that you can get one or few marks extra than your other competitors. So garnishing of answers is very, very important. How catchy do you make your answers? And for that you will have to, wherever possible, do graphical illustrations, make diagrams, prepare tables to make your answer more attractive, more catchy, more value added. तो इसके लिए आपको जो लिखने की कला सीखनी है, वो लिखने की कला और जिसका अभ्यास आपको करना है, उसमें आपको यह देखना है कि अपना उत्तर लिखते समय जहां भी संभव हो सके उसका रेखीय चित्रण, उसका विवरण, उसके लिए तालिका, टेबल वगैरह जो भी बना सकते हैं, जहां भी जरूर बनाएं। और ये काम 1-2 दिन में नहीं होगा। अब जब आप 5 महीने के बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो 3 से 4 महीना आपको लगेगा सिविल सर्विसेज के लेवल पर आंसर राइटिंग लिखने के लिए। और खुद आप 3 से 4 महीने बाद देखेंगे कि जब आपने पहला आंसर लिखा था और जब आप 4 महीने बाद उसी क्वेश्चन को फिर से लिख रहे हैं, तो आप अपना खुद कंपैरिजन करके सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि कितना फर्क आ गया दोनों के आंसर्स में। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नोट मेकिंग गोज अ वेरी लॉन्ग वे इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो आप कहीं से भी बाजार से कट पेस्ट करके, कंप्यूटर से, ऑनलाइन ऑफलाइन, अपने पुराने दोस्त का, अपने बड़े भाई का, यार दोस्त, रिश्तेदार, नाते परिवार से किसी के भी नोट्स ले आइए। अगर आप खुद बैठ के पढ़ने के बाद उन सारे नोट्स को, इन सारी किताबों को
अगर आप खुद से नोट्स खुद अपने रजिस्टर नहीं लिख रहे हैं, अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो आप सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एडवांस स्टडी के लिए जब ये सब काम आप करने लगेंगे तो कुछ किताबें पढ़नी हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी में दत्त एंड सुंदरम या उमा कपिला, जो भी कोई मिल जाए एक पढ़ें। हिस्ट्री में कुछ किताबें ज़रूर आपको पढ़नी है, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा, ऐसे ही एडवांस हिस्ट्री ऑफ इंडिया बाय मैकमिलन। और जो हमारे हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय HMKN की इतिहास की बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे कि प्राचीन इतिहास झा एवं श्रीमाली, मध्यकालीन इतिहास हरिश्चंद्र वर्मा, आधुनिक इतिहास आधुनिक भारत श्री RL शुक्ला। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम्स में पढ़ने लिखने के लिए कंटेंट की, किताबों की, सामग्री की कमी नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बुनियादी बात है वो ये है कि आपको अभी से, जिस दिन आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, पहले दिन से एटलस एक आपको खरीदना होगा, मानचित्र, और मैप वर्क आपको अभी से शुरू करना होगा। आदत डालें कि रोज़ जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर रहे हैं, रोज़ पढ़ाई का कम से कम 45 मिनट 1 घंटा आप केवल और केवल एटलस लर्निंग मैप्स पर दें, मानचित्र को देखें। और शुरुआत करें भारत से। भारत के पॉलिटिकल मैप, फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स, नदी नाले, पहाड़, झरना, पठार, क्षेत्र आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। जब आप आंख मूंदें तो आपके मन में आना चाहिए, अगर मैं कह रहा हूं मालवा, तो मालवा कहाँ है भारत में, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं दक्कन, तो दक्कन या डेक्कन जिसको कहते हैं वो कहाँ है, ये जैसे ही सोचें आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, सरहिंद, भारत का नक्शा आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। विंध्य का पठार मतलब कहां पर है, कौन सा क्षेत्र है। नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इस तरीके से गंगा जमुना का दोआब, कावेरी डेल्टा, सुंदरबन, मलाबार कोस्ट, कोरमंडल, ये ज्योग्राफिकल रीजन्स आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसी तरीके से जब आप पहले इंडिया का नक्शा, भारत का मानचित्र तैयार करने, फिर भारत और पड़ोसी देश, फिर एशिया, फिर एक एक महाद्वीप तैयार करते जाएं, और ये भी आपका साथ में चलेगा, तो 4 से 5 महीने में भारत सहित विश्व महाद्वीप का पूरा नक्शा आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। कई बार सवाल आते हैं जिसमें केवल डॉट 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 आपके क्वेश्चन पेपर में रहेंगे, आपको बताना होगा ये पर्सन्स, प्लेसेस न्यूज़ में क्यों रही, और अगर कोई ख़ास घटना का स्थल रहा है तो वो कहाँ पर है, आपको कहा जाएगा इसको नक्शे में मार्क करिए। या खुद आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हैं और आपने कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज्योग्राफिकल एक्सपर्ट की तरह से नक्शा बनाएं, लेकिन आंसर राइटिंग में आपने एक रफ कैरिकेचर, उस इलाके का रफ नक्शा, नॉट टू द स्केल, एक थोड़ा सा बना करके ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क कर दिया कि साहब ये यहाँ की जगह है, डेफिनेटली आपको 1-2 नंबर ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ साइंस रिपोर्टर है, विज्ञान प्रगति, द हिंदू में भी जो रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते हैं, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, डिस्कवरी, कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उस पर आर्टिकल्स आते हैं कभी कभी बहुत अच्छे, उसको देखें। कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको आपको समय समय पर विजिट करना चाहिए, जैसे कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, नीति कमीशन, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस,
IDSA, IDSA, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। इसी तरीके से एक वेबसाइट है इनफोकस, इनसाइट, INSIGHT। तो इन वेबसाइट्स पर जाकर के आपको you will have to develop that knack, that acumen, that which piece of information is important and relevant for civil services, और वहां से मटेरियल और कंटेंट लें, या आप ये सब कुछ ना करें। आप सिर्फ रेगुलर हमारा ऑनलाइन क्लास करते रहें। वेबसाइट www.वैद-ICS लखनऊ को विजिट करें। यूट्यूब चैनल वैद-ICS लखनऊ को फॉलो और सब्सक्राइब करें। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से जुड़ी हर वो चीज़ जो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिस पर सवाल आ सकते हैं, जो करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, किसी भी एरिया से हमारे यहाँ जो कंटेंट डेवलपमेंट टीम है, हमारी जो IT टीम है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, और वो अपने अपने फील्ड में ऐसे सारे रिसर्च करने के बाद वो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यूज़पेपर से, इन तमाम वेबसाइट से जो मैंने आपको बताया, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो मैंने आपको बताया, यहाँ से ये सारे मटेरियल कंटेंट ड्रॉ करके डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन में देते हैं। पर डे के हिसाब से करंट अफेयर्स ऑफ द डे के लिए वेबसाइट पर दिया जाता है। यूट्यूब चैनल पर हम लोग जहाँ इम्पॉर्टेंट होता है वो आपको वीडियो प्रोग्राम के ज़रिए देते हैं, और ये सब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई पैसा किसी को नहीं देना है। बस जहाँ पर आप हैं, एक हफ्ता 10 दिन में वैद-ICS लखनऊ की वेबसाइट पर जाइए, होम पेज पर देखिए, वहाँ पर आपको आर्टिकल्स/पब्लिकेशंस दिखाई देगा, उसको क्लिक कीजिए, उसमें ऐसे, जनरल स्टडीज़ ऑप्शनल जो आपका है उसको क्लिक कीजिए। होम पेज पर ही आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन, होम पेज पर ही आपको करंट अफेयर्स के लिए सारा डिटेल मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अपने ऐप में भी हम लोग आपके लिए फ्री एक्सेस टेस्ट सीरीज़ का, ऐसे करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ का, जो मॉक इंटरव्यू सेशन हम लोग के यहाँ हुए हैं, उनकी क्लिपिंग्स और उनकी क्लासेस, ताकि आपकी तैयारी अभी से उस दिशा में होती रहे। और ये सब मैं आपको इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि अब तक हम लोग जब फॉर्मल ऑफलाइन रेगुलर क्लासेस किया करते थे, तो अपने हर बैच के इंट्रोडक्टरी क्लास में जब पहला दिन मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कैसे करें, तो अपने सिविल सर्विसेज में सब्जेक्ट पढ़ाने के पहले पहला लेक्चर मैं इसी बात पर लेता था कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स, क्या आपके रिसोर्सेज ऑफ स्टडी होने चाहिए, कहाँ से कंटेंट मिलना चाहिए। चूँकि अभी हम वो ऑफलाइन क्लासेस गवर्नमेंट रेगुलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं कर रहे हैं, तो मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं जो हमारे स्टूडेंट्स फार ऑफ तमाम दूर दराज इलाकों में हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो हमसे अभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन अपनी तैयारी में वो सही दिशा, प्लान और स्ट्रेटजी के साथ जाएं, और इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो जो मैंने आपको अभी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रिपोर्ट्स और वेबसाइट्स के बारे में बताया है, उसकी आपकी सुविधा के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए, आप उसको लिख पढ़ सकें, समझ सकें, हम यहीं पर एक स्लाइड भी दे देंगे। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सर्वे रिपोर्ट्स के नाम, न्यूज़पेपर के नाम, मैगजीन्स के नाम और वेबसाइट्स के नाम। और आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें, यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, और वैद-ICS लखनऊ के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके
सिविल सर्विसेज की तैयारी, जुडिशल सर्विसेज की तैयारी शुरू करें, जिसमें हम लोग हर हफ्ते एक ऑडियो वीडियो लाइव इंटरैक्टिव प्रोग्राम भी करेंगे। हमारी सारी क्लासेस भी लाइव होंगी, तो हम अपने एग्जामिनेशन की एक बेहतरीन और ऑर्गेनाइज्ड तैयारी कर पाएंगे। सो ऑल माय गुड विशेस, बेस्ट ऑफ लक।